हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशियाना क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नेम इज बट बेयर हाउ एंड व्हेन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे जो अर्ली लोग थे वो कहाँ रहते थे। वो रहते थे नर्मदा नदी के किनारे, यानी कि ज़्यादातर उन्होंने नदियों को ही अपना आश्रय बना लिया था। नदियों को क्यों बनाया था? एक तो उनको जल की सुविधा इजीली प्राप्त हो जाता था पानी। दूसरा, खेती की सिंचाई के लिए, नहाने और साफ सफाई के लिए भी हमें क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता होती है। मछली और अन्य भोजन भी हमें, अगर हम नदियों के किनारे रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मछलियों को पकड़कर हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और इसके अलावा यातायात और व्यापार के लिए भी लोगों ने नदियों को अपना आश्रय बनाया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस नदी के किनारे लोग रहते, दैट इज नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ पर स्थित है? वो भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी का ओरिजिन स्थान या निकलती कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है, ओरिजिन होता है अमरकंटक पठार से। अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में होता है। पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। और ये मिलती कहाँ पे है? अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। राज्य कौन कौन से राज्य से ये बहती है? इसका जो नर्मदा नदी का जो सबसे ज़्यादा लंबा भाग है वो मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र की सीमा से ये होकर निकलती है। गुजरात यहाँ से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी का जो एंड है वो कहाँ होता है? गुजरात राज्य के खंबात की खाड़ी से होते हुए ये अरब सागर में जाकर समाप्त होती है। नर्मदा नदी की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? यह भारत की उन नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसे भारत की पवित्र नदियों में गिना जाता है। इसे जीवित देवी के नाम से। इसके अलावा लोग सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों के पास के इलाकों में भी पहले से ही लोग रहते आ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले घास को उगाना और धीरे धीरे गेहूं और जौ में बदलना शुरू कर दिया। यानी कि सुलेमान और किरदगर की पहाड़ियों में ही मनुष्य ने सबसे पहले फसल को उगाना शुरू किया था। जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो थी वीट और जौ की। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वेयर वीट एंड, जहाँ पर जौ और गेहूं को उगाया गया था। गारो हिल्स, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और प्रेजेंट डे में मध्य मेघालय में है। जो गारो हिल्स है, यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं का इकट्ठे होकर शिकार करना सीखा था। जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको यहाँ पर बहुत से टूल मिले हैं जिनसे लोग क्या करते थे? पशुओं का शिकार करते थे। स्टोन यानी कि पत्थर के औजार मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जिससे हमें ह्यूमन जो अर्लीस्ट लोग थे उनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये लोग कैसे रहते थे, कैसे शिकार करते थे और जंगलों में, फॉरेस्ट में अपना जीवन को कैसे सरवाइव करते थे। सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश रीजन में आल्सो हैज़ मैनी रॉक, यहाँ पर भी हमें बहुत प्रकार के शेल्टर मिले हैं जहाँ पर लोग रहते थे। गुफाएं मिली हैं, लोगों ने क्या किया था? गुफाओं को भी अपना आश्रय लिया था, जहाँ पर ये क्या करते थे? वहाँ पर ये पेंटिंग करते थे। जो हमें गुफा में जो पेंटिंग मिली है वो स्पेशली हम बात करते हैं भीमबेटका गुफा की, जो आंध्र प्रदेश में है। और इन जो भी केव हमें मिली हैं, गुफाएं मिली हैं, उनमें लोग चित्रकारी करते थे, जिसमें उन्होंने चित्रकारी इस तरह से की है कि कैसे लोग भाग रहे हैं और कैसे वो एनिमल्स का हंट किया करते थे, उनका शिकार किया करते थे और अपनी डेली लाइफ के बारे में भी उन्होंने अर्लीस्ट लोगों ने अपनी पेंटिंग में बताया है। ये जो आर्कोलॉजिस्ट हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको टूल मिलते हैं चित्रकारी से। जो भी हमें उन टूल मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को, उससे हम जो हमारे अर्लीस्ट लोग हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी।
इन समरी, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि सुलेमान और कीर्तिकर की पहाड़ियों में ही मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया था, इसकी खेती की थी। गारो हिल्स में मनुष्य ने सबसे पहले इकट्ठे होकर एनिमल्स का हंट करना शुरू किया था। सेंट्रल इंडिया में हमें गुफाएं मिली हैं, जैसे स्पेशली हम बात करते हैं भीमबेटका गुफा की, जो आंध्र प्रदेश में है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्लीस्ट लोग एनिमल्स का शिकार कैसे करते थे। गारो हिल्स लोकेटेड कहाँ है? मेघालय में है, उत्तर पूर्व भारत में है। यहाँ के लोग शुरुआत में शिकारी और फूड गैदर थे। जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग पेड़ पौधों, जादू टूनों और प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीते थे। यहाँ से प्राचीन टूल और सबूत भी मिले हैं जो हमें अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं। विंध्या हिल जो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश के पास है। यहीं पर भीमबेटका नाम की जगह है, जहाँ पर हमें रॉक शेल्टर, प्राचीन चित्रकारी भी मिली है। यहीं के लोग भी शुरू में शिकार और जंगल से भोजन प्राप्त करते थे। विंध्या की पहाड़ियों के पास के लोग बाद में कृषि करना भी उन्होंने सीख लिया था। और इसमें ही हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ इंडस सिविलाइजेशन, की लोगों ने सबसे पहले जो सभ्यता थी उसको जाना जाता है इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का नाम इसका सिंधु के नाम पर ही पड़ा है। जो सिंधु नदी थी, यह निकलती कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, फिर लद्दाख और फिर पाकिस्तान में बहती है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। झेलम नदी जो है वो कश्मीर से निकलती है और श्रीनगर से होकर बहती है। चेनाब नदी हिमालय से निकलती है और झेलम से मिलती है। रावी नदी कांगड़ा हिमालय से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है। ब्यास भी कुल्लू हिमाचल से निकलती है और रावी से मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, ये भाखड़ा नंगल डैम के लिए जानी जाती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। जो गंगा नदी है निकलती है कहाँ से? ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी बाईं ओर की नदियाँ कौन सी और दाईं ओर की नदियाँ? घाघरा नदी, गंडक, कोसी और रामगंगा। घाघरा नदी नेपाल से आती है और उत्तर प्रदेश में मिलती है। गंडक नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। कोसी नदी को बिहार की सोरो नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर ही बाढ़ आती रहती है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और मुरादाबाद के पास मिलती है। लेफ्ट बैंक रिवर्स ट्राइब, यानी कि गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी कौन सी हैं? दाईं ओर की यमुना, सोनम और तमसा। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा जो देश है भारत, यहाँ पर बहुत सारे यात्री आए थे। उन्होंने अपने हिसाब से कईयों ने भारत को सिंधु कहा है, कईयों ने इसे हिंदुस्तान का नाम दिया है। भारत में बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि भारत को हिंदुस्तान या भारत या इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा संविधान है और धार्मिक ग्रंथों में भी हमें भारत के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में भी हमें भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। भारत जो नाम है हमारे देश का, वो राजा भरत के नाम पर पड़ा है, ये संविधान में भी है। इंडिया जो नाम है वो सिंधु नदी के, इंडस रिवर के नाम से अंग्रेजों के समय से ही पड़ा था। हिंदुस्तान, जब बाबर ने आक्रमण किया था इंडिया पर, तब से उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान नाम दिया था। जम्बूद्वीप प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आर्य की भूमि वेदों में उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष पुराण और महाभारत में भी राजा भरत के शासन क्षेत्र के लिए किया जाता है। भारत के संविधान में इंडिया को, दैट इज भारत, इंडिया मीन्स भारत,
शेल्विया यूनियन स्टेट। आर्टिकल 1 में इंडिया का उल्लेख किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। बट इज द नेम ऑफ इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रिवर? इंडिया। विच नेम ऑफ इंडिया इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत। इन विच एंशियंट टेक्स्ट इज इंडिया रेफर्ड टू एस आर्यभट्ट? ऋग्वेद से लिया गया है। विच नेम ऑफ द इंडिया इज एसोसिएटेड विद द लीजेंडरी किंग भारता? भारतवर्षा के नाम पर पढ़ा था। विच नेम वाज यूज्ड बाय मुस्लिम इन्वेंटर? इनकी कौन सा वो शासक था जिसने इंडिया को क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।